हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थिएटर, जिसमें सबसे पहले आता है एपिक थिएटर। इसकी शुरुआत 1920s में बर्टोल्ड ब्रेख्ट द्वारा की गई थी, जो कि एक जर्मन थिएटर डायरेक्टर एंड प्लेराइट थे। ब्रेख्ट का ये मानना था कि प्ले का पर्पस सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करने तक ही सीमित ना रहे, बल्कि प्ले में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जानी चाहिए कि लोग उनके बारे में सोचने पे मजबूर हों, वो उन पे जजमेंट्स करें, उन्हें एनालाइज करें। और वो मेनली ये चाहते थे कि ऑडियंस अपने आप को प्ले से जुड़ा हुआ महसूस ना करे, वो इमोशनली कैरेक्टर्स के साथ अटैच ना हो और उन्हें ये बात याद रहे कि वो एक प्ले ही देख रहे हैं, ये रियलिटी नहीं है। इसीलिए ब्रेख्ट अपने प्लेज में एलियनेशन इफेक्ट या एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट यूज़ करते थे, और इसे डीफैमिलियराइजेशन भी बोला जाता है। ये जो टर्म है ये कॉइन आउट की थी विक्टर शेक्लोवस्की ने, जो कि एक रशियन फॉर्मलिस्ट थे। इसमें फैमिलियर चीज़ों को स्ट्रेंज वे में या अनफैमिलियर वे में प्रेजेंट किया जाता था, ताकि हमें उनकी न्यू डायमेंशंस पता चलें। इसे ब्रेख्ट ने वरफ्रेम डंग्स इफेक्ट का नाम दिया है, मतलब हमें प्ले में इमर्ज नहीं होना है, बल्कि खुद को डिस्टेंट रखना है। ब्रेख्ट ने अपनी ऑडियंस को डिटैच रहने के लिए इसीलिए कहा था, ताकि उस टाइम जो सोसाइटी में हालात बन रहे थे वो उन्हें ऑब्जर्व करें, उन पे सोच विचार करें एंड उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और प्ले में दिखाई गई चीज़ों को वो सिर्फ देखकर ही ना छोड़ दें, बल्कि अपनी रियल लाइफ के साथ भी जोड़कर देखें। प्ले को देखकर वो रियलाइज़ करें कि ये चीज़ें तो हमारी सोसाइटी में हो रही हैं एंड हमें इन्हें रोकना है एंड सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करना है। मेनली वो यही चाहते थे कि ऑडियंस एक प्ले को रियलिटी ना समझें, बल्कि ये तो रियलिटी की एक रिप्रेजेंटेशन है। रियलिटी तो वो है जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, और इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए वो कुछ टेक्निक्स यूज़ करते थे, जैसे कि एक एक्टर बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करता था ताकि ऑडियंस को लगे हाँ भी ये एक प्ले ही चल रहा है। दूसरा ये था कि एक्टर्स बीच बीच में ऑडियंस से बात भी करते रहते थे, एंड इन प्लेज में कॉमेडी का भी यूज़ होता था, ताकि ऑडियंस इमोशनल ना हो और बैलेंस बना रहे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि एपिक थिएटर का पर्पस था कि लोगों को उस टाइम के सरकमस्टांसिस के बारे में बताना, ताकि लोग कॉन्शियस हों, उन्हें पता रहे कि उनकी सोसाइटी में चल क्या रहा है। और एक बात आप याद रखना कि इस थिएटर को पॉपुलर करने वाले बर्टोल्ड ब्रेख्ट थे, लेकिन ये जो टर्म है एपिक थिएटर, ये सबसे पहले कॉइन आउट की थी एडविन पिस्कैटर ने। एंड एपिक थिएटर के अलावा इसे डायलैक्टिकल थिएटर भी कहा जाता है। एंड जो राइटर्स इस थिएटर के साथ जुड़े हुए थे वो थे बर्टोल्ड ब्रेख्ट, इरविन पिस्कैस्टर, सेविलो मेयरहोल्ड एंड व्लादिमीर मायाकोव्स्की। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ थिएटर इज थिएटर ऑफ द ओप्रेस्ड। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1960s एंड 70s में, एंड इसके पायनियर थे ब्राज़ीलियन थिएटर डायरेक्टर ऑगस्टो बोल। पर्पज़ इनका भी वही था कि जो सरकमस्टांसेस सोसाइटी में क्रिएट हो रहे हैं, लोगों को उन बारे में अवेयर किया जाए, ताकि उन्हें इनसे डील करना आ जाए। इन प्लेज में लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ लड़ना सिखाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लॉयटेशन पे वो कोई प्ले परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑडियंस इन्हें देखेगी और समझेगी कि एक्सप्लॉयटेशन से कैसे डील करना है, क्योंकि ये चीज़ तो बाहर भी उन्हें मिलेगी ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्ले में एक चाइल्ड को बहुत ज़्यादा ओप्रेस किया जा रहा है, तो वहाँ पे कोई हीरो नहीं आएगा उसे बचाने के लिए, बल्कि ऑडियंस में ही कोई पर्सन उठकर जाएगा एंड उसे बचाएगा। इसमें ऑडियंस का कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता था, क्योंकि बोल यही तो चाहते थे कि उनकी ऑडियंस एक्टिव हो। इसमें ऐसे सीन्स दिखाए जाते थे जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा ओप्रेस कर रहा है एंड दूसरा पर्सन कुछ भी नहीं बोल रहा, वो सिर्फ टॉलरेट कर रहा है। तो ऑडियंस में से कोई भी पर्सन उठकर इस चीज़ को रोक सकता है, एंड वो चाहे तो ओप्रेस्ड का रोल भी प्ले कर सकता है एंड लोगों को बता सकता है कि इस चीज़ के खिलाफ किस तरह लड़ा जाना चाहिए। तो थिएटर ऑफ ओप्रेस्ड का पर्पस यही है कि लोग गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं, एंड अगर कोई ऑपरेशन सह रहा है तो वो उसके साथ खड़े हों और लोग हमेशा एक्टिव रहें। तो थिएटर ऑफ ओप्रेस्ड को फोरम थिएटर एंड रिहर्सल थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये 1940s एंड 60s के बीच में एक्टिव रहा था। ये जो टर्म है ये सबसे पहले मार्टिन एस्लिन ने 1960 में अपने एक ऐसे में यूज़ की थी। उस ऐसे का भी नाम यही था, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड।
और ये जो टर्म है एब्सर्ड, ये इन्होंने एल्बर्ट कामू के वर्क द मिथ ऑफ सिसिफस से ली है, जिसमें कामू ने कहा था कि ह्यूमन लाइफ एब्सर्ड है। एंड एब्सर्ड का मीनिंग होता है इलॉजिकल, इरेशनल या फिर मीनिंगलेस। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंडर जो प्लेज आते थे वो भी ऐसे होते थे। उसमें एक क्वेश्चन अराइज होता था कि ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं। और इन प्लेज में इलॉजिकल डायलॉग्स होते थे एंड मीनिंगलेस प्लॉट्स होते थे और एक्शंस रिपीट होते थे। किसी भी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं निकलता था, सब चीज़ें नॉनसेंस लगती थीं। एस्लिन ने अपने एसे में 4 ऐसे प्लेराइट्स के बारे में लिखा था जो कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड के एक्सपोनेंट्स माने जाते हैं। और ये 4 प्लेराइट्स हैं सैमुअल बेकेट, आर्थर एडमव, यूजीन आइनेस्को एंड यीन जेनेट। ये थिएटर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद फॉर्म हुआ था, जब सभी को ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे डाउट होने लगा था। वर्ल्ड वार में जो ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था, उसके बाद सभी को यही लगने लगा था कि आखिरकार हम जी क्यों रहे हैं, हमारे इस ज़िंदगी का मकसद क्या है। हम आज हैं और कल नहीं, एक पल में ह्यूमन लाइफ ख़त्म हो जाती है। हर जगह अनसर्टेनिटी सी आ गई थी, तो प्लेज भी उसी टाइप के लिखे जाने लगे थे। सैमुअल बेकेट का प्ले वेटिंग फॉर गॉडो एब्सर्ड थिएटर की बेस्ट एग्जाम्पल है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि इसी प्ले के बाद ये थिएटर ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इनके अलावा एब्सर्ड थिएटर में कुछ और प्ले राइट्स भी आते हैं, जैसे कि हैरल्ड पिंटर, टॉम स्टॉपर्ट, फ्रेडरिक ड्यूरनमैट, फर्नांडो एराबल, एडवर्ड एल्बी एंड जीन टैड्यू। तो इन सभी के प्लेज में हमें एंजाइटी, बिविल्डरनेस, होपलेसनेस एंड पेसिमिज्म के एलिमेंट्स देखने को मिलते थे। तो नेक्स्ट है थिएटर ऑफ क्रुएलिटी एंड इसे डेवलप किया था एंटोनिन आर्थूर ने। आर्थूर एक फ्रेंच एक्टर एंड राइटर थे एंड वो सरियलिज्म से इंस्पायर्ड थे। सरियलिज्म एक ऐसी लिटरेरी मूवमेंट थी जिसमें कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चल रहे आइडियाज़ को ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन माना जाता था। जैसे हम कोई ड्रीम देखते हैं तो सरियलिस्ट्स मानते थे कि इन्हीं ड्रीम्स के बेसिस पे किसी आर्टिस्ट को अपने वर्क्स प्रोड्यूस करने चाहिए। अब ड्रीम्स तो इरेशनल एंड इलॉजिकल होते हैं एंड ये इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करते थे। तो इन्हीं आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड होके आर्थूर ने इस थिएटर को डेवलप किया। उन्होंने एक बुक लिखी द थिएटर एंड इट्स डबल। इसमें क्रूअल वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि इन प्लेज में लोगों की इंस्टिंक्ट्स दिखाई जाती थी। जो चीज़ें लोगों के मन में चल रही होती थी वो उनके सामने परफॉर्म की जाती थी और फिर इन्हें देखकर लोगों को साइकोलॉजिकल शॉक लगता था एंड कई लोग तो बीमार भी हो जाते थे। इस थिएटर का एम ही था लोगों की सेंसेस को अफेक्ट करना, इसीलिए वो लोग ऐसी साउंड्स, लाइट्स, सेटअप या टेक्निक्स यूज़ करते थे जिसे देखकर लोग दंग रह जाते थे। क्रूअल से क्रूअल सीन भी उनके सामने परफॉर्म किया जाता था। वो लोग चिल्लाते थे, रोते थे ताकि ऑडियंस अपने फियर को कन्फ्रंट कर सके। इन प्लेज के थीम्स होते थे जैसे कि मैडनेस, इलनेस, पेन, सफरिंग, और इन सब चीज़ों को देखकर लोगों की नर्व्स एंड सेंसेस पे इफ़ेक्ट पड़ता था। तो मेनली इन प्लेज में लोगों को उनके फियर का सामना करवाया जाता था। जो चीज़ें उनके अनकॉन्शियस माइंड में चल रही होती थी वो उनके सामने परफॉर्म की जाती थी ताकि लोग उन्हें फेस करना सीख सकें। तो ये थे मेन 4 टाइप्स ऑफ थिएटर। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।